इसे गिरिराज कहा जाता है। भाई जो राजा है तो राजा की सेवा किस तरह से वहाँ की चमरी करती हैं और वहाँ की मृगी करती हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। आइए हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि लांगूल विक्षेप विसर्पिशोभैः इतस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्च मर्याः यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्च मर्याः। यस्य अर्थयुक्तं गिरिराजशब्दं, यस्य जिस हिमालय के गिरिराज शब्द को, गिरी माने क्या होता है? पर्वत, और राज माने राजा। पर्वतों का जो राजा यानी पर्वत राज, ऐसा क्यों कहा गया? इस शब्द को अर्थयुक्तम, सार्थक क्या? कुर्वन्ति माने करती हैं। और ये सार्थक कौन करता है? तो बताया कि बाल व्यजनैश चमर्या, बाल व्यजन अपने छोटे छोटे पंखों से, चमर्या चमरी यानी मृगी, वहाँ उस हिमालय पर्वत पर हमने देखा कि आगे के श्लोकों में बताया गया सिंह भी रहते हैं, गज भी रहते हैं और किन्नर हैं, बहुत सिद्ध महान तपस्वी लोग रहते हैं। और उसी हिमालय पर चमरी यानी मृगियाँ भी रहती हैं। और वो मृगियाँ जो हैं वो अपने छोटे छोटे पंखों से, छोटे पूँछ से क्या करती हैं? पूँछ को हिला करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वो व्यजन यानी पंखा कर रही हैं। और पंखा करने से क्या लगता है कि सच में हिमालय को गिरिराज कहा जाता है। और यह शब्द सार्थक हो रहा है क्योंकि राजा के पास भी चमरियाँ रहती हैं जो व्यजन का कार्य करती हैं, पंखा डुलाने का काम करती हैं। उसी तरह से उस हिमालय पर्वत पर चमरियाँ यानी मृगियाँ जो हैं वो अपने लांगूल पूँछ से चमरी का कार्य करती हैं, अर्थात व्यजन का कार्य करती हैं। देखिए पूरा अर्थ हम लोग समझते हैं कि किस तरह यहाँ पर चमरी के माध्यम से गिरिराज शब्द सार्थक हो रहा है। कालिदास जी कहते हैं कि उस हिमालय पर्वत पर लांगूल विक्षेप विसर्पी, लांगूल विक्षेप विसर्पी, लांगूल माने पूँछ और पूँछ के विक्षेप यानी हिलाने से जो शोभा विसर्पी, जो शोभा विसर्पण होता है मतलब फैलता है, शोभा जो फैलती है। इतस्ततस चंद्रमरीचि गौरैः, जैसे इधर उधर चंद्रमा की किरणें फैलती हैं, धवल चंद्रमा की किरणें फैलती हैं, उसी तरह से इधर उधर बहुत सारी मृगियाँ हिमालय पर्वत पर चढ़ जाती है, अपने पूँछ से इधर उधर हिलाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा की किरणें इधर उधर बिखरी हैं। उसी तरह से वो मृगियाँ अपनी पूँछ से इधर उधर हिला हिला करके हिमालय की शोभा को बढ़ाते हुए उसके गिरिराज शब्द को सार्थक बना रही हैं। आगे श्लोक 14 में बताया कि यत्रयांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छाया किं पुरुषाङ्गनानां दरीगृहद्वारविलम्बिं विवाह
तिरस्कारिणो जलदा भवन्ति तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। यस्य कौन? हिमालय। अभी तक बताया कि हिमालय पर्वत पर मृगियाँ आती हैं और वो अपने विशाल यानी पूंछ से जो है हिला हिला करके चमड़ी का काम करते हैं, अर्थात जैसे चामर वजन हिलाते हैं, पंखा हिलाते हैं, उसी तरह से हिमालय पर वो अपने पूंछ से वजन का कार्य करती हुई हिमालय के गिरिराज शब्द को सार्थक बनाती है। आगे क्या बताया कि उसी हिमालय पर्वत पर जो किम पुरुष अंगना नाम, जो किन्नरों की अंगनाएं हैं, किन्नरों की स्त्रियां हैं, उनके अंशुक आक्षेप विलज्जिता नाम, जब वो विलज्जिता नाम, जब वो लज्जित होती हैं, कब? अंशुक आक्षेप, वस्त्र इत्यादि के आक्षेप से जब वो लज्जित हो जाती हैं, तो उस हिमालय की जो दरी यानी गुफा है, दरी गृह, उस हिमालय की गुफा के गृह द्वार यानी द्वार पर, मुख्य भाग पर बिलम बिंबाह लटकते हुए जलदा मेघ तिरस्कारिण्यो भवन्ति, क्या हो जाते हैं? तिरस्कारिण्यो भवन्ति, पर्दा के रूप में बन जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जवनिका के रूप में हो जाते हैं। कौन? जलदा यानी मेघ। मेघ किस रूप में हो जाते हैं? पर्दे के रूप में, अर्थात गुफा के मुख्य द्वार पर मेघ आ जाते हैं। हिमालय की गुफा के मुख्य द्वार पर मेघ आ जाते हैं और वो पर्दे का कार्य करते हैं, जिससे वो किन्नर की जो स्त्रियां हैं वो लज्जित नहीं होती हैं।